नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का चरक उद्घोष चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अनुबंध चतुष्टय, और मैंने अष्ट प्रश्न की आपके सामने एक केवल नामाभिधान यानी कि नाम रूप आपको सिर्फ वो बता दिया था। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको अष्ट प्रश्न की पूरी व्याख्या करने का यहाँ पर प्रयास करूँगी। तो ये आपके संहिता अध्ययन को, जब आप संहिता अध्ययन का सिलेबस खोलते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जहाँ पर संहिता अध्ययन स्टार्ट होता है, उसी पर पहले ही पृष्ठ पर आपने देखा होगा कि पहले वो संहिता का स्वरूप आदि है और उसके बाद ये टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर अब हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अष्ट प्रश्न की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अष्ट प्रश्न में पहला जो था वो था तंत्र। तो तंत्र को ही मेरा ऐसे भी अनुरोध आप सभी से है, विद्यार्थियों से, कि जब भी आप ये लेक्चर या ये व्याख्यान सुनने के लिए बैठते हैं तो आप क्या करें कि साथ में अपनी जो पुस्तक है चरक संहिता, उसको भी लेके बैठें। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो विषय है, इस विषय में इस विषय के अंदर चरक सूत्र स्थान का 30वां अध्याय है और 30वां ही उसका जो प्रोज पार्ट है वो बताया गया है, जिसमें ये अष्ट प्रश्न के बारे में वर्णन है। तो आप अपनी अपनी चरक संहिता में सूत्र स्थान का 30वां अध्याय खोल लेंगे और उसका 30वां जो प्रोज पार्ट है उसको खोल के रखेंगे। मैं इस व्याख्यान के साथ साथ उसको यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो पुस्तक को खोलें, उस हार्ड बुक को भी वो खोलें, हार्ड कॉपीज़ को खोलने की उनको आदत हो। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो उससे हमें अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि उन पन्नों को पलटने में ही, उस पृष्ठ को जब आप पलटते हैं उसमें भी दो एक चीज़ें आपके नज़रों के सामने से निकल सकती हैं। इसलिए ये एक अच्छी आदत होती है कि अध्ययन के लिए हार्ड कॉपी का भी इस्तेमाल करने की आदत आपको बनी रहे, क्योंकि सब बच्चे आजकल जो हैं वो ऐसा कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही हमें सब मिल जाए। मिल भी जाता है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी आपको जो है हार्ड कॉपी से पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने इस चैनल में केवल जो है वो व्याख्यान को इसी तरह से रखा है, और मैं उसमें कोई भी पेज आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करूँगी। यहाँ तक कि आपको जो अपना सिलेबस देखना है वो सिलेबस भी मैं चाहती हूँ कि आप अपने सामने रख के बैठ जाइए और उसी में से खुद पढ़िए, क्योंकि सिलेबस के टॉपिक्स भी पढ़ने में आपको काफ़ी सारा ज्ञान मिल सकता है। जहाँ तक ये NCISM के नए सिलेबस की बात है तो उसमें कई सारी चीज़ें आपको सिलेबस पढ़ने से भी क्लियर होती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना सिलेबस और ये सब भी साथ में रख के बैठ सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी, चाहे UG के हों PG के हों, जिनका उस तरह का सिलेबस नहीं है, वो भी, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो चरक संहिता को ज़रूर अपने सामने रखें। तो अब हम बात करते हैं इस अष्ट प्रश्न की। अष्ट प्रश्न, जैसे कि आप समझ ही पा रहे हैं, 8 प्रश्न। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रारंभ से ही, शुरुआत में ही वैद्य से ये 8 प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछने चाहिए। तो क्या था उसमें? पहला था तंत्र। तो जब हम ये सारा विषय जो है वो किसके विषय में बात कर रहे हैं? हम आयुर्वेद के विषय में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम आयुर्वेद की ही बात करेंगे। तो बेसिकली जो तंत्र है, तंत्र तत्र आयुर्वेदः, आप पढ़ेंगे तत्र आयुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम इत्यनर्थनांतरम। यानी ये जो सारे पर्याय दिए गए हैं, अर्थांतर ऐसा होता है
कि ये जो अर्थ है ये सेम अर्थ है, ये उसके पर्याय हैं, ये सभी शब्द एक ही अर्थ को बताने वाले हैं। तो जब तंत्र क्या है, पहला प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया था, पिछली बार मैंने आपको लिखवा दिया था, समझा दिया था कि 8 प्रश्न है, जिसमें पहला है तंत्र। तो तंत्र क्या है? तंत्र है आयुर्वेद, जिसके की पर्याय हैं यानी सिनोनिम्स हैं शाखा, सूत्र, ज्ञान और शास्त्र। ठीक है, ये सब हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था तंत्रार्थ। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो तंत्र है यानी कि ये जो आयुर्वेद है, यहाँ पर हमको जो अर्थ शब्द जो आता है हमारे शास्त्र में जहाँ भी, उसके कई अर्थ हैं। ठीक है, देखो पहला तो अर्थ का मतलब आप सभी जानते हैं शायद कि अर्थ का मतलब है मीनिंग, किसी भी चीज़ का मीनिंग क्या है ना, उसके लिए भी अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आता है दूसरा कि अर्थ का प्रयोग जो है वो प्रयोजन के लिए किया गया है। प्रयोजन यानी कि एम क्या है, आप ये क्यों कर रहे हैं। इस तरह से हम पूछते ना, हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जो कि हमने प्रयोजन चतुष्टय में भी पढ़ा और अनुबंध चतुष्टय में भी पढ़ा कि बिना प्रयोजन के तो कोई काम नहीं होता है ना। तो उस अर्थ में भी अर्थ को लिया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो अर्थ होता है वो धन से संबंधित है, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो वो भी एक अर्थ है धन से संबंधित। और फिर एक और अर्थ होता है जिसे कि हम इंद्रियों के विषय कहते हैं, यानी हमारे सेंसेस। और वो अर्थ क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे साउंड है और टच है और विज़न है और टेस्ट है और स्मेल है, ये जो 5 सेंसेस हैं, ये भी इंद्रियों के विषय या इंद्रियों के अर्थ कहे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अर्थ कई विषयों में कई प्रकार से आयुर्वेद में उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें पर्याय जानना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि पर्याय जब हम जानते होते हैं तो फिर उसका जो भी मीनिंग निकल रहा होता है, हम अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट उसके मीनिंग को वहाँ पर पा जाते हैं। तो यहाँ पर तंत्रार्थ का मतलब क्या है? यहाँ तंत्रार्थ का मतलब है कि इस तंत्र का प्रयोजन क्या है, क्यों ये आयुर्वेद जो है वो हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर डिस्क्रिप्शंस हैं, क्या मिलेगा हमें इसके अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा तंत्रार्थ पुनः स्वलक्षणैर उपदिष्टः, अपने लक्षणों को के रूप में ही उसका उपदेश किया गया है। जैसे सच अर्था प्रकरणे, इसमें क्या होता है कि अपने लक्षणों द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। ये तंत्र जो है उसके अर्थ है, अर्थ प्रकरण के द्वारा। मतलब प्रकरण जो होता है वो ये होता है कि हम उसमें क्या क्या विषयों को लेंगे, विशेष रूप से किन किन विषयों को लिया जाएगा, क्या क्या हम उसमें समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यानी आयुर्वेद से अगर हम संबंधित हैं तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो पढ़ने वाले हैं शरीर, इसी में लिखा है प्रकरण विभाव्यमानो भूय एव शरीर वृत्ति हेतु व्याधि कर्म कार्य काल कर्तृ करण विधि विनिश्चयात् 10 प्रकरणः तानि च प्रकरणानि केवलेन उपदेक्ष्यन्ते तंत्रेण। ये बोल के इसलिए बता रही हूँ कि संस्कृत जानना और संस्कृत उसकी प्रोनाउंसिएशन को सही करना ये भी आप लोगों का एक कर्तव्य है, तभी आप आयुर्वेद को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बातें ऐसी हैं, तंत्रार्थ क्या है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि तंत्रार्थ क्या है। उसमें 10 चीज़ें आ रही हैं। जैसे पहला है शरीर, कि शरीर के विषय में बताना। फिर है वृत्ति, यानी कि उस शरीर को हमें कैसे संभाल के रखना है, वर्तन कैसे वो कार्य करता रहे, उसके विषय में बताना है। फिर क्या है हेतु, यानी कि अगर रोग हो गया है कोई, तो उसका क्या है निदान, क्या है उसका कारण, क्या है हेतु बताना है, निदान बताना है। फिर क्या होता है, निदान ही हेतु भी कहलाता है।
निदान और हेतु, ये भी अगेन सिनोनिम्स है, पर्याय है, ठीक है। और फिर आता है व्याधि या रोग, ठीक है ना, व्याधि। और फिर आता है कर्म। तो यहाँ पर व्याधि और फिर कर्म, नेक्स्ट है कर्म। आप एक एक नंबरिंग अगर इस पे करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 10 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आयुर्वेद में पढ़ने जा रहे हैं। और इसी को अष्ट प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि भाई तंत्र तो ठीक है, लेकिन हम इस तंत्र को पढ़ें क्यों? कारण तो पता होना चाहिए ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होंगी, राइट। तो अब इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्राप्त होंगी हमें वही वो बता रहा है। तो पहला बता रहा है शरीर क्या है, दूसरा बता रहा है वृत्ति क्या है, किस प्रकार से विहार करना चाहिए और या किस प्रकार से वर्तन यानी कि इसको इसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाएगी, ये संभाल के कैसे रखा जाएगा, उसके विषय में जो चीज़ें बतानी है वो बताएगा। फिर हेतु बताएगा यानी निदान बताएगा, कारण बताएगा व्याधि के, फिर व्याधि के बारे में, रोग के बारे में बताएगा, फिर किसके बारे में बताएगा, कर्म के बारे में। तो यहाँ कर्म क्या है, चिकित्सा कर्म है, उसके बारे में बताएगा। फिर कार्य क्या है, हमारा कार्य क्या है, ये सारा चिकित्सा करने के बाद होगा क्या, हमें क्या चाहिए, आरोग्य या हेल्दी लाइफ, तो आरोग्य होगा। फिर आता है काल, काल के विषय में भी बताएगा, टाइम के विषय में जैसे बताते हैं। तो इसमें 2 तरीके के काल होते हैं, एक तो होता है नित्य ग, जैसे 2 प्रकार के काल बताए जाएंगे इसमें, एक होता है नित्य ग और एक होता है आवस्थिक। अब नित्य ग क्या है, सबसे पहले नित्य क्या है आप ये समझ लीजिए। नित्य वो होता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता है, उसे सत्य भी कहा जाता है कि वो सत्य है, हमेशा रहेगा, उसका कोई ना उत्पत्ति है और ना ही उसका विनाश है। तो वो कैसे होता है, जैसे ये नित्य ग, इसमें 2 शब्द शामिल हैं, एक होता है नित्य, एक होता है ग। ग का मतलब जो जाता जा रहा है ना, और नित्य का मतलब क्या है, जो प्रतिदिन हमेशा निरंतर जाता जा रहा है। जैसे कि हम ये जो बात कर रहे हैं तो उसमें सेकंड्स हैं, सेकंड्स के भी फ्रैक्शंस हैं, वो सब जाते ही जा रहे हैं, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हम चाहें कि आज अभी घड़ी जो है वो 5 ना बजाए, 6 ना बजाए, आज तो लेट हो गए तो आज बजाए ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो नित्य है, वो जाता ही रहेगा, उसको रोका ही नहीं जा सकता। तो एक तो काल होता है नित्य, दूसरा काल होता है आवस्थिक। आवस्थिक होता है यानी कि उस अवस्था को देखते हुए, जैसे कि हम जब हमारा ये पूरा जीवन है तो उसमें वो टाइमिंग क्या है, उसकी अवस्था क्या है, स्टेज, ठीक है ना, स्टेज। तो लाइफ साइकिल की भी हमारी स्टेजेस होती हैं, जैसे चाइल्डहुड होता है एक स्टेज, यंग पर्सन हो जाते हैं दूसरी स्टेज, ओल्ड हो जाते हैं तीसरी स्टेज, है ना। तो ये लाइफ साइकिल, ये स्टेजेस हैं। तो आवस्थिक होता है, जैसे हम कभी बालक थे, अभी हम युवा हैं, फिर हम प्रौढ़ होंगे, फिर हम वृद्ध होंगे, तो ये अवस्थाएं हैं। तो ये अवस्था जो है, ये जो स्टेजेस हैं, ये ना केवल मनुष्य की हैं, ये सभी के साथ में लगेगा, सबका स्टेजेस देखेंगे। जैसे अब डिजीज़ भी है, तो डिजीज़ भी क्या पहली स्टेज में है कि दूसरी स्टेज में है कि तीसरी स्टेज में है, इससे ये भी पता चलता है कि रोग अभी अभी हुआ है, एक्यूट है, या फिर उसको देर हो गई है यानी पुराना हो गया है। और भी अवस्था के हिसाब से हम दोषों की स्थिति को भी देखते हैं, तो उनको हम उस समय में जब ये विषय आता रहेगा उसको साथ साथ हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ समझने की चीज़ है कि काल को जो है बेसिकली 2 प्रकार का बता दिया है। एक नित्य ग है जो सदैव जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, उसे रोका नहीं जा सकता। एक आवस्थिक है यानी स्टेजेस हैं, वो लाइफ की भी हो सकती हैं, वो रोग की भी हो सकती हैं, वो दोष की भी हो सकती हैं और वो चिकित्सा की भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी स्टेजेस हमको बाद में डिटेल में, और जब आगे आगे विषय बढ़ता जाएगा तो हम इन सब चीज़ों को भी समझते जाएंगे। तो फिलहाल तंत्रार्थ में इसको हम देखते हैं कि एक काल बताया गया है। फिर किसके विषय में बताया गया है, कर्ता। जो आयुर्वेद शास्त्र है वो कर्ता कौन है, वहाँ पे कर्ता है वैद्य, ठीक है ना। ये वैद्य है या भिषक है, वो ही कर्ता है। सारे काम जो करने हैं, हमारा जो ये शास्त्र है वो स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए और आतुर के विकार प्रशमन के लिए है, ये आप सब जानते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो कौन निभाता है, वैद्य। तो कर्ता किसको कहा है, वैद्य को। उसके बाद क्या कहा, करण को, ठीक है ना। तो काल क्या है, कर्ता है, और करण क्या है,
किससे हम चिकित्सा करते हैं, किससे हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं, वो है औषधि। ठीक है, औषधि। औषधि का मतलब क्या होता है? जो रस का धारण करती है। धी यानी धारण करना, ओष यानी कि रस। जो रस का धारण करती है वो औषधि कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आहार भी है, तो आहार भी रस का धारण करता है, वो भी औषधि है। और जिसको हम हर्ब्स कहते हैं या ड्रग्स कहते हैं, ये सारे भी क्योंकि ये रस का धारण करते हैं, इसलिए ये भी औषधि कहलाते हैं। तो औषधि है, उसके विषय में बताया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है विधि विनिश्चय। इसके निश्चय, विधि कैसे करना है। विधि यानी कि एक तो औषधि है, अब इसको देना कैसे है। कभी भी हम कोई मेडिसिन देते हैं तो हम डॉक्टर से पूछते हैं भाई इसको कि कैसे, इसको दिन लेना कैसे है, सुबह लेना है, शाम लेना है, कैसे लेना है। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे तो जो औषधि है उसको बनाने के लिए एक कल्पना क्या होती है, किस तरीके से बनाया जाएगा। यानी कि उसको कैप्सूल फॉर्म में बना सकते हैं, या उसको सिरप फॉर्म में बना सकते हैं, या उसको पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। तो विधि यानी कि किस प्रकार से औषधि की कल्पना की जाएगी, कैसे उसके हमें अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो वो आ जाता है आपका विधि में। इनके निश्चय करने पर ये विनिश्चय 10 प्रकरण, ये जो 10 प्रकरण हो गए, जो 10 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मतलब चरक संहिता ने बता दी हैं, उन 10 के बारे में इसमें ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, 8 प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न का उत्तर है तंत्रार्थ। क्या हमको इसमें ज्ञान प्राप्त होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला जो था हमने तंत्रम, तंत्रार्थान, स्थानम। ठीक है, उसके बाद आता है स्थान। ये मैंने आपको चरक संहिता के परिप्रेक्ष्य में जब पहला जो हमारा पहला लेक्चर था उसके अंदर बताया था। क्या क्या बताया था, तदयथा कौन कौन से स्थान बताए थे। ठीक है, श्लोक, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, स्थानानि, है ना। और तत्र स्थानानि, ये स्थान हैं, 8 स्थान हैं। ठीक है ना। तो स्थान के लिए मैंने आपको बताया था कि स्थान क्या होता है, स्थ, जहाँ पर वो विषय जो है वो पर्टिकुलरली रहेगा, वो स्थान स्थिर होकर रहेगा, वो स्थान कहलाता है। स्थिर होकर रहेगा वो स्थान कहलाता है। तो जब हम कोई भी तंत्र या विषय के बारे में पूछ रहे हैं तो अब हम उसमें बताएंगे कि भाई कौन कौन से विषय यहाँ पर कैसे कैसे व्यवस्थित रहेंगे। स्थान से व्यवस्था बनती है ना। जैसे पहले सूत्र स्थान आया, फिर निदान स्थान आया, फिर विमान स्थान आया, फिर शरीर आया। ये जो ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रहा है, इसका भी एक कारण है। जब हम आगे सूत्र स्थान और निदान आदि पढ़ेंगे तो वो मैं आपको उस समय में इस बात को और स्पष्ट करती हुई चलूँगी कि कैसे ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में ही आगे आगे बढ़नी चाहिए। तो स्थान का है कि एक कोई विषय जो है वो वहाँ स्थिर होकर जहाँ रहता है उसको हम कहते हैं स्थान। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, स्थानार्थ, है ना। स्थानार्थ क्या है, स्थानार्थ का मतलब ये होता है, अगला जो मतलब कौन सा, चौथा आ गया, है ना। एक आ गया तंत्र, फिर आ गया तंत्रार्थ, फिर आ गया स्थान, और फिर स्थानार्थ। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्थान तो हमने बता दिया कि सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, विमान स्थान है, ये सब हमने बता दिया। लेकिन फिर वो कह रहे हैं अच्छा ये स्थान है, इन स्थान के ये नाम हैं, यहाँ पर ये विशेष रूप से मान स्थिर रहेगा, लेकिन किसका, क्या करना है, स्थान का अर्थ क्या है ना। स्थान के अर्थ क्या है, यानी सूत्र स्थान में क्या होगा। तो उसमें जो है चरक संहिता आप 30वें अध्याय के ही 35वें श्लोक में वो बता देते हैं कि स्वे स्वे स्थाने यथा स्वम च स्थानार्थम उपदेक्ष्यते, यानी कि स्थानों के अर्थ का उपदेश अपने अपने स्थान में यथा योग्य क्रमशः किया जाएगा। यानी कि जब सूत्र स्थान प्रारंभ हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि हम बताते हैं कि सूत्र स्थान क्यों है, क्योंकि ये छोटे में आयुर्वेद को स्पष्ट कर रहा है, तो इसलिए ये सूत्र स्थान है ना।
इसी तरह से निदान स्थान क्यों है, क्योंकि ये विशेष रूप से रोगों के जो निदान है, डायग्नोसिस है, उसके ऊपर प्रकाश डालेगा। तो इसमें सिर्फ रोगों के निदान के वाले पक्ष के ऊपर ही विचार किया जाएगा। फिर विमान स्थान है तो विशेष रूप से सबके मान बताए जाएंगे, दोषों का मान कितना है, धातुओं का मान कितना है, तो ये सारे मान बताए जाएंगे विशेष रूप से। और उसके मानम च तच्च यत्रोक्तम, जहाँ पर मान भी बताया जाएगा। तो ये जो विमान है इसके अंदर विशेष रूप से हमें मेजरमेंट सिखाई जाएगी। अगर हम अभी और आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी कि सारा विमान स्थान जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कितने मेजरमेंट, हम किन किन चीज़ों की मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं। तो जितना भी अनुसंधान आयुर्वेद से संबंधित है, रिसर्च संबंधित है, उसके सारे तत्व हमको विमान स्थान में मिलेंगे। फिर शारीर है, शारीर में हमें जैसा नाम, स्थान का नाम है शारीर, तो शारीर के विषय में हमें सारी जानकारी मिलेगी कि शरीर किसको कहते हैं, शरीर में कितने अंग होते हैं, शरीर की जो गर्भ है वो कैसे उत्पन्न होता है, गर्भ की अभिनिवृत्ति यानी कि गर्भ किस प्रकार से जो है वो उसका विकास उत्पन्न होगा, फिर उसका विकास कैसे कैसे होता है, उसका पालन कैसे कैसे होता है, सारी चीज़ों को बताने के लिए शारीर से संबंधित शारीर स्थान को बताया गया। फिर इंद्रिय स्थान बताया गया, जो विशेष रूप से इंद्रिय यानी कि हमारे जो सेंसेस है उनके थ्रू ये बताने की कोशिश की बताया गया है कि अरिष्ट लक्षणों को बताया गया है कि इन लक्षणों को उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो वो इंद्रिय स्थान में के अंतर्गत ये सारे विषयों को लिया गया है। फिर कल्प है, कल्प में कि किस किस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि औषधियों की विविध प्रकार से कल्पना की जा सकती है, तो वो कैसी कैसी कल्पनाएं हो सकती हैं औषधियों की, उसके बारे में जो वर्णन है वो कल्प स्थान में आएगा कि मेडिसिन को कैसे बनाना है, चूर्ण कैसे बनेगा, उसको किसकी भावना होगी, वो घृत फॉर्म में दिया जा सकता है या स्वरस फॉर्म में दिया जा सकता है। स्वरस यानी कि उसका अपना जूस, डायरेक्ट जूस की फॉर्म में दिया जा सकता है, या क्वाथ बना सकते हैं, डिकॉक्शन वो किया जा सकता, जैसे भी किया जाएगा उस औषधि के साथ में, वो सारा वर्णन हमको कल्प स्थान में मिलेगा। फिर सिद्धि स्थान आएगा, तो सिद्धि स्थान में हमने जो शोधन चिकित्सा की हुई है उनमें किस किस प्रकार से वो संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो, यानी कि उसका बेस्ट रिजल्ट हमको मिले, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस बाई चांस आ रही हैं, व्यापद आ रहे हैं, तो उनकी भी चिकित्सा कैसे की जाएगी, ये सारा वर्णन हमें सिद्धि स्थान में मिलता है। तो ये किसका उत्तर हो गया, स्थानार्थ का। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता रही हूँ, पहले हमने बताया तंत्र आयुर्वेद है, तंत्रार्थ जो 10 प्रकरण बताए उसके अंदर है ना, जिनको कि हमने ले लिया कि वो शरीर बताएगा, वृत्ति बताएगा आदि, और उसके बाद हमने बताए स्थान, स्थान के नाम, और फिर स्थान के अर्थ कि क्यों उसका स्थान वो स्थान रखा गया है, वो इस तरीके से उसमें वो बताता है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न था वो क्या था कि कितने अध्याय हैं। ये भी मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि द्वैत्रिंशके द्वादशकम त्रयम च त्रीणि अष्टकानि येषु समाप्तिरुक्ता श्लोकोषदरिष्ट, ये आप फिर से पढ़ सकते हैं, विकल्प सिद्धि निदान मान आश्रय संज्ञकेषु, है ना। तो अध्याय क्या है ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि अधिकरण करके, किसी विशेष ध्येय का अधिकरण करके जो विषय कहा जाता है, जो सब्जेक्ट कहा जाता है, वो अध्याय कहलाता है ना। एक ध्येय है उसमें, ध्येय का मतलब क्या हुआ, ध्येय का मतलब है लक्ष्य है, कोई गोल है उसका, उस अध्याय का एक पर्टिकुलर गोल है ना। तो जो ध्येय है उसको बताने वाला, उस गोल को बताने वाला जो एक विषय को बताएगा उस पर्टिकुलरली, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, अध्याय कहेंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद में जो अगला जो आपका ये अष्ट प्रश्न में जो अगला आता है वो क्या है, अध्यायार्थ, यानी अब क्या बताना है हमको। जैसे मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए दीर्घ जीवितीय है ना, तो दीर्घ जीवितीय क्या है कि जो भी अध्याय वहां पर शुरू होगा उससे वो उसका अर्थ निकाला जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ जीवितीय
मान लीजिए जो सूत्र, जैसे नामकरण का हमने बता दिया औचित्य क्या है कि हम नाम क्यों लिखते हैं, इसी तरह से अध्यायों का भी नाम हम क्यों रखते हैं। जैसे सपोज हम मान लीजिए कि हमने लिखा अभ्यामलकीय रसायन पाद, ठीक है, ये चैप्टर का नाम हो गया अभ्यामलकीय। तो इसमें इसका मतलब है कि इसके अध्याय का अर्थ क्या है कि इसके अंदर हरड़ और आंवला, इसके विषय से ये जो रसायन रूप में प्रयोग होते हैं, किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, कौन कौन से योग आएंगे इससे संबंधित, वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। या पहला ही अध्याय हम देखते हैं दीर्घं जीवितीयम, तो उसके नाम से ही अध्याय का अर्थ समझ में आ जाता है कि इस अध्याय में वो सारी बातें बताई जाएंगी जिससे कि हम दीर्घ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो होते हैं वो अध्याय और फिर उस अध्याय का अर्थ होता है। इसी तरह से हमने ये अध्यायों के नाम आप देखेंगे कि मैंने आपको बता ही दिए थे कि जैसे चतुष्कों में बांटा और फिर उसको अध्यायों में बांटा कि 4-4 अध्यायों जो है वो औषध के लिए होंगे, फिर अगले 4 जो हैं वो स्वस्थ के लिए होंगे। यानी कि उन 4 अध्यायों में क्या होगा, वो सारे अध्याय जो हैं वो किस चीज़ से संबंधित होंगे, सब डिवीज़न एक हो गई ना, एक तो सूत्र स्थान पूरा हो गया और फिर उसकी सब डिवीज़न की ये 7 है ना, महाचतुष्क की फॉर्म में, जो मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें अब क्या होता है कि पहले औषधि से संबंधित 4 अध्याय होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो स्वस्थ से रिलेटेड कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, ऐसे विषय को लेके जो 4 अध्याय है जिनका गोल यही रहेगा कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, उनको एक चतुष्क में डाल दिया, उनकी एक सब डिवीज़न बना दी। ये वाला लेकिन जो अरेंजमेंट किया गया है ये सिर्फ सूत्र स्थान के लिए ही किया गया है और बाकी जगहों पे इस तरह से 4-4 का समूह नहीं बनाया। एक बार फिर से जब चिकित्सा स्थान आता है तो हम जो प्रथम करते हैं रसायन, तो रसायन के भी 4 पाद बता दिए, 4 फोल्ड बता दिए। इसी तरह से वाजीकरण के भी चिकित्सा स्थान जहाँ शुरू होगा तो वहाँ वाजीकरण के भी 4 बता दिए, क्योंकि उन विषयों उन 4 चैप्टर्स में ध्येय उनका यही रहेगा कि रसायन के बारे में ज्ञान देना या वाजीकरण के बारे में, एफोर्डियोसिस के बारे में ज्ञान देना। ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमको वहाँ पे मिलती हैं। तो ये एक जो ये चतुष्क बनाने का और इस तरह से एक्सप्लेन करने का जो चलन है, ये चरक संहिता में उपनिषदों से आया है। उपनिषद की ये शैली होती थी कि वो 4-4 के समूह में एक एक सब सेक्शन का नाम रख दिया करते थे, लेकिन चरक में भी इसको केवल सूत्र स्थान में और चिकित्सा के प्रारंभिक 2 अध्यायों में जो है वो इस तरह से 4-4 का समूह बनाकर एक्सप्लेन किया गया है। बाकी चरक में ऐसा नहीं है। चरक के निर्माण में असल में कई स्तर आए हैं, उनको हम आप समझेंगे कभी कि पुनर्वसु आत्रेय ने जिस तरह से ज्ञान दिया उसको अग्निवेश ने सुना एक शिष्य होने के नाते, और फिर उन्होंने उसको पहली बार पेन डाउन किया, सबसे पहले लिखने में लाए अग्निवेश। तो ये पहले जो था ये अग्निवेश तंत्र या अग्निवेश संहिता ही थी, पर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर उतनी नहीं हो पाई। उसके बाद जब चरक ने इनका जो प्रतिसंस्कार किया, ठीक है ना, यानी कि प्रतिसंस्कार का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, कुछ जो बहुत छोटी थी उनको बड़ा किया, जो बड़े थे उनको छोटा किया, तो उसको और व्यवस्थित स्वरूप दिया। तो वो फिर चरक संहिता का एक अगली अवस्था, नेक्स्ट स्टेज आई। देखिए 4 स्टेजेस में इसकी डेवलपमेंट हो रही है चरक संहिता की। पहले पुनर्वसु आत्रेय ने वो ज्ञान प्राप्त किया, उसको फिर उन्होंने अग्निवेश आदि शिष्यों को दिया, स्टूडेंट्स को दिया, फिर अग्निवेश ने उसको लिखा, फिर चरक ने उसके ऊपर प्रतिसंस्कार किया, और फिर चरक के बाद में दृढ़भल आए। दृढ़भल ने क्या किया कि जहाँ जहाँ पे वो इनकम्प्लीट लग रही थी या इनकम्प्लीट प्राप्त हुई थी उसने वहाँ पे जाके उसका पूर्ण कर दिया, तो इस तरह से उसको कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये समझने की बात है कि चरक संहिता के डेवलपमेंट के भी ये 4 स्टेजेस में इसकी डेवलपमेंट हुई है, इसे भी अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में जब कहीं पे हमें चतुष्क मिला और बाकी जगह पे हमें चतुष्क नहीं मिला,
तो उसका यही अभिप्राय है कि अवस्था में बटी हुई जो चरक संहिता थी उसमें बीच बीच में ये चेंजेस आते रहे काल के अनुसार, और व्यक्ति जिन्होंने इसके ऊपर काम किया उनके बुद्धि और विवेक के अनुसार इसमें चेंजेस आते रहे। तो अब यहाँ से हमने बताया कि अध्याय क्या है, अध्याय का अर्थ क्या है। लास्ट में जो इसके 2 रह गए हैं, आपके अष्ट प्रश्न के 2 रह गए, और वो क्या रह गया, अब इसके बाद में क्या रह गया, एक हमारा प्रश्न ही रह गया और फिर प्रश्नार्थ भी रह गया, है ना। अब आप देखते हैं जब हम क्लास कर रहे होते हैं तो फिर कैसा प्रश्न कैसा होना चाहिए, ये बताइए कि प्रश्न कैसा होता है, प्रश्न का लक्षण क्या है। सबसे पहले तो प्रश्न का लक्षण क्या है, यानी कि ये इसका जो वर्णन है वो आपके चरक संहिता के आप आते रहेंगे, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर देंगे 30वें वाले गद्य से, तो उसके आगे आगे चलते रहेंगे तो ये पूरा प्रकरण जो है आ गया है आपका 69 नंबर श्लोक पे। पृच्छा तंत्राद्य जो है अत आमनायम विधिना प्रश्न उच्यते प्रश्नार्थो युक्तिमांस्तस्य तंत्रणैव एव अर्थ निश्चयः निरुक्तम तंत्राण तंत्रम स्थानार्थम अर्थ प्रतिष्ठया अधिकृत्य अर्थम अध्याय नाम संज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी कि क्या होता है, तंत्रार्थ तंत्रणात यानी तंत्रम निरुक्तम, तंत्र ने जो कहा है। प्रश्न का लक्षण क्या हो गया, प्रश्न किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि तंत्र यानी शास्त्र को प्रारंभ करके, तंत्र यानी शास्त्र को प्रारंभ करके जो उसका के अनुसार पूर्व अपर विरोध आदि दोष से रहित। यानी इसका क्या मतलब है, पूर्व अपर विरोध से रहित। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ पहले पढ़ाई गई है, शास्त्र में जो पहले आया है, उसके विषय में पहले प्रश्न पूछा जाए, और जो बाद में आएगा उसके विषय में बाद में प्रश्न पूछा जाए। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम भी क्लास ले रहे होते हैं या कोई भी क्लास हो रही होती है, तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो है वो सूत्र है, निदान है, विमान है, श्लोक है, अब जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, सीधा क्या पूछता है कि नहीं, मुझे तो ये बताओ कि इंद्रिय स्थान में क्या था, ठीक है ना, मुझे बताओ कि पूर्व रूप क्या है। तो वो क्या है कि प्रश्न के साथ में ये विशेष बात है, क्योंकि प्रश्न अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो प्रकृष्ट रूप से अशन का मतलब क्या होता है, खाना, है ना, खाना। अब खाने में भी क्या होता है कि अगर हम उसको व्यवस्थित ढंग से खाते हैं तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, और अगर हम उसको हैफेजर्ड मैनर में खाते हैं, कभी हल्का, कभी भारी, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी आगे, कभी खट्टा पहले, कभी खट्टे के साथ में मीठा, कभी मीठे के साथ में लवण, इस तरीके से स्निग्ध के साथ में रूक्ष यानी कि ऑयल के साथ में ड्राई फ्रूट, इस तरीके से जब हम ऑपोजिट और हैफेजर्ड मैनर में खाते हैं तो उसका अशन, उसका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो प्रश्न भी कैसा होना चाहिए ना, प्रश्न भी रेलेवेंट होना चाहिए, और पूर्व अपर विरोध यानी कि जो पहले पूछा जाना चाहिए वो पहले पूछा जाए, जो बाद में पूछा जाना चाहिए वो बाद में पूछा जाए, है ना। तो ये उसके अंदर, प्रश्न के अंदर इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, पूर्व और अपर के भेद से, ठीक है। अपर यानी बाद में, पूर्व यानी पहले, जो पहले पूछा जाना चाहिए वो पहले पूछा जाना। जैसे आयुर्वेद बोला तो सबसे पहले क्या पूछा जाना चाहिए, आयु क्या होती है, फिर वेद क्या होता है, फिर इस शास्त्र में होता क्या क्या है। सो क्या क्या एक सीक्वेंस है ना, तंत्र का अर्थ पहले पूछे, तंत्र बाद में पूछें तो ये विरोध हो जाएगा, क्योंकि जो बाद में बताया जाएगा उसको पहले पूछ रहे हैं, जो पहले बताया जाएगा उसको बाद में पूछ रहे हैं, है ना। तो ये विरोध हो जाता है। तो इससे विरोध वाला प्रश्न जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न का लक्षण है। फिर प्रश्नार्थ का भी इसी तरीके का लक्षण है कि पूर्व और पूर्व विरोध, जैसे अगर उसने तो प्रश्न ठीक से पूछा है, पूछने वाले ने तो सही एकदम सीक्वेंस में प्रश्न पूछा है, लेकिन बताने वाला क्या कर रहा है, जो बाद वाली बात है वो पहले बता रहा है, जो पहले वाली बात है वो बाद में बता रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो तंत्र के द्वारा ही, शास्त्र के अनुरूप ही, देखिए प्रश्न भी पूछना है वो शास्त्र के अनुरूप पूछना है, शास्त्र का जो सीक्वेंस चल रहा है, जो क्रम चल रहा है, उसी के अनुसार प्रश्न पूछना है। इसी प्रकार से जो उत्तर है
वो भी शास्त्र के अनुरूप ही उत्तर उसका आ जाना चाहिए। उसको कहते हैं प्रश्नार्थ। ठीक है, तो इसमें ही जो है एक बार फिर से यहाँ पर जो निरुक्ति है, यानी तंत्र, स्थान और अध्याय शब्द की जो निरुक्ति है, निरुक्ति का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से जो उक्ति की गई हो, यानी कि जो डेफिनेशन है। तो यहाँ पर भी आगे फिर से एक डेफिनेशन बता रहे हैं, जो आपकी अध्याय की डेफिनेशन या तंत्र की, तंत्रण के कारण ही इसको तंत्र कहते हैं। निरुक्तम तंत्रणात् तंत्रम। तंत्र, तंत्र क्या होता है? नियंत्रण से संबंधित है। देखिए, कोई भी शास्त्र होता है हमारा, कोई भी शास्त्र होता है तो वो नियंत्रित करता है, हमें कुछ बताता है कि भाई ये विषय है, इससे बाहर नहीं जाना है ना, जो तंत्र होता है। इसलिए तंत्रणात् तंत्रम, जो नियंत्रण करने का जिसके अंदर सामर्थ्य होता है वो तंत्र कहता है। और फिर स्थानम अर्थ प्रतिष्ठया, जिस जिस अर्थ का की प्रतिष्ठा, स्थापना होने से, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्थिर रहने से, जो जो उस विषय का स्थापना होने, जहाँ जहाँ स्थापना की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं। और उसी विषय को, उस विषय को अधिकृत्यार्थम अध्यायानाम संज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी कि उसी विषय को जब उस करके, उसी विषय को अधिकृत करके जो कहा जाता है वो अध्याय कहलाता है। इस तरह से इसको सुस्थिर किया गया है, यानी कि इसको सही तरीके से बताया गया है। तो अब आप समझ जाते हैं कि तंत्र होता है जो नियंत्रण करने में समर्थ हो, अर्थात जिसके अंदर सारे सिद्धांत और सारे नियम अच्छे से लिखे गए हों, वो तो तंत्र या शास्त्र कहलाता है। जहाँ पर स्पेसिफिक या विशेष करके कुछ विषयों का वर्णन स्थापित किया गया हो, स्थिर कर दिया गया हो, वो स्थान कहलाता है। और उस विषय का अधिकरण करके विशेष रूप से जो ध्येय बनाकर प्रयोग किया जाता है, वो जो जगह है, वो जो मतलब जो विषय को बताने का तरीका है, वो जो पार्ट है, वो अध्याय कहलाता है। तो इस तरह से आप जो है अष्ट प्रश्न को की व्याख्या को समझते हैं। और ये पूरा का पूरा वर्णन एक बार फिर बता रही हूँ। चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय के 30वें गद्य से लेकर 71 श्लोक तक बताया गया है। और इस लेक्चर को सुनते समय भी आप पुस्तक सामने रखें और बाद में भी इस विषय को इसी प्रकार से समझने का प्रयास करते रहें। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपसे अनुरोध कि जो भी अगर आपको समझ नहीं आता है, आप पढ़ रहे हैं, जो भी शब्द आपको समझ नहीं आता है, तो आप सबका स्वागत है। मैं हर बार हर लेक्चर के बाद इसको मैं ओपन रखती हूँ, तो आप अपने कमेंट्स इस कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो लिख के भेजिए। तो अगले लेक्चर में हम उनको ज़रूर एड्रेस करने की मैं कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।